हेलो बच्चों, क्लास 9 के बच्चों का भी अभी हाफ ईयरली चल रहा होगा। मैंने जितना वीडियो बनाया मैथ और साइंस से रिलेटेड, तो मैथ और साइंस में आपका मैंने साइंस का अभी तक मोशन का कंप्लीट कर दिया। ग्रेविटेशन का मैंने फर्स्ट वीडियो डाल रखा है और सेकंड वीडियो ये जो लास्ट है इसे अब हम करने वाले हैं। ग्रेविटेशन में हमने पहले पढ़ लिया था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने दे रखा है अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें फ्री फॉल भी इंक्लूडेड था। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका मास एंड वेट। मास एंड वेट का मतलब क्या है? मास क्या है? मास का मतलब होता है जो इनर्शिया हम पढ़ा था ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, उसका जो फर्स्ट लॉ था उसमें हमें इनर्शिया का डेफिनेशन मिलता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो जिस पोजीशन में है, या तो वो मोशन में है या नहीं तो वो रेस्ट में है, तो वो अपनी ही पोजीशन में बने रहने की कोशिश करता है, हमेशा रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। दोनों का पोजीशन तभी चेंज होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा। तो इसी थ्योरी से, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता था लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया भी उतनी ही ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा इनर्शिया भी उतनी ही कम होगी। तो मास मतलब हो गया कि क्वांटिटी कितनी है उस ऑब्जेक्ट में जिस चीज से वो बना हुआ है। जैसे हमने एक आयरन का गोला लिया और सेम शेप एंड साइज का एक थर्मोकॉल का ले लिया, तो दोनों मास किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है आयरन में ज्यादा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है और थर्मोकॉल की डेंसिटी कम होती है। तो भले ही शेप एंड साइज दोनों का सेम है, लेकिन मास होगी ज्यादा आयरन बॉल में, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो इसलिए मास का मतलब है द एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड टू मेक अ मैटर। किसी भी मैटर को बनाने में जो एक्चुअल क्वांटिटी हमें लगा है ऑब्जेक्ट का, सामान का, उसे हम बोलते हैं मास। इट्स एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केजी। और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इतना मान के चलिए, भले 0.0001 ग्राम हो लेकिन होगा मास जरूर। इसका मतलब ये कभी भी जीरो नहीं होगा और इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है। तो जब डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुआ, वेक्टर तो हो नहीं सकता। तो मास के बाद अब बारी आती है आपकी वेट। वेट का मतलब है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का एक्चुअल जो मीनिंग है, अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचता है, मतलब अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। तो अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है उसी को हम वेट कहते हैं। इट इज अ वैल्यू दैट अर्थ applied gravity on an object to pull toward its center। मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्रेविटेशन, ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से खींच रहा है अपनी ओर, उसी को हम वेट कहते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है इसलिए इसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है वो मास पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा मास यानी जितनी ज्यादा इनर्शिया उतनी ज्यादा उसका वेट होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आयरन बॉल और थर्मोकॉल बॉल का दिया, दोनों सेम शेप एंड साइज का है, फिर भी मास किसका ज्यादा हुआ? आयरन का ज्यादा हुआ, यानी कि आयरन पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। हालांकि फ्री फॉल के कंडीशन में किसी में भी ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं होता है, सेम टाइम पे आता है। वेट हो गया हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब W इक्वल टू mg। ये हमारा फॉर्मूला आ गया वेट का। ये F के इक्वल होता है, याद होगा आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो होता है वो ma के या mg के इक्वल होता है। तो इन दोनों में जब डिफरेंस की बारी, जब इसमें आपने देखा, पहले वाले में क्या देखा कि इसमें आप कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, साथ ही साथ मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अर्थ का ग्रेविटी है जीरो हो सकता है सेंटर पे जाने पे। तो इसका मतलब है कि वेट हमारा एक
डायरेक्शनल फोर्स अप्लाई के कारण होता है, यानी कि अर्थ के सेंटर की ओर, इसलिए वेट को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो मास एंड वेट में अगर डिफरेंस की बात है तो ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो गया फोर्स बाय अर्थ। इसका ऐसा यूनिट होता है केजी, इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ये नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और ये कैन बी जीरो अर्थ के सेंटर पे या स्पेस में चले जाओ वहां पे आपका वेट जीरो ही रहेगा। ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ये हम चार डिफरेंस काफी है, ज्यादा इसको रखने की जरूरत नहीं है, चार से काम चल जाएगा आपका। इसके बाद बारी आती है अर्थ और अगर मून पे आप चलोगे तो किसी ऑब्जेक्ट का मास वेट अर्थ पे जितना है क्या मून पे भी सेम ही रहेगा, या मून पे जितना है क्या उतना ही अर्थ पे भी होगा? नहीं। इसमें क्या है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है, वो अर्थ के अमाउंट ऑफ ग्रेविटी से 1/6 है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे 60 केजी का हम कहते हैं तो मून पे जाते वो 10 केजी का हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पावर है, वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स पावर से 6 गुना ज्यादा है, तो मून पे 6 गुना कम हो जाएगा। इसको निकाल के बताते हैं कि कैसे। हम बताएंगे कि मास weight of an object on weight of an object on moon, हम कंपेयर करते हैं ऑन मून और ऑन अर्थ का, यानी कि वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ हम ये ले लेते हैं। वेट का फॉर्मूला जो भी पीछे बताया था F के इक्वल होता है, तो इसलिए फोर्स ऑफ मून अपॉन में फोर्स ऑफ अर्थ होगा। फोर्स ऑफ मून मतलब जी, ऑब्जेक्ट का मास मैंने m रखा है, ठीक है, 1 केजी का कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम। आपके पास में है m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, m2 मास ऑफ अर्थ है, यानी कि मास ऑफ मून, सॉरी मून का हम ले रहे हैं तो मून को लेंगे। ये मास ऑफ मून है, ये मास ऑफ अर्थ है, अपॉन में ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मास ऑफ मून हो गया। ये इसको मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल और स्मॉल ले लेता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। फिर मून पे हो जाएगा मास ऑफ m ले लिया ऑब्जेक्ट का मास, और सॉरी m है हमारे पास कैपिटल, हमने मास ऑफ मून लिया है और ऑब्जेक्ट का मास हमने m लिया, अपॉन में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमने ले लिया इसका अर्थ का हो गया, जी तो सेम ही रहेगा, मास ऑफ ये अर्थ हो जाएगा हमारा, ये अर्थ है ये मून है, इनटू में मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस ऑफ दी, ऊपर तो मून लिया था ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये जी से जी कैंसिल हो गया, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट से कैंसिल हो गया। आप दोनों की वैल्यू डाल दीजिए। मास ऑफ मून होता है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 7.4 इंटू में 10 टू द पावर 22, जी हाँ 22 केजी, अपॉन में रेडियस ऑफ द अर्थ है 1.7 इंटू में 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ऐसे यहां लेंगे हम मास ऑफ द अर्थ, ये होता है 6 इंटू में 10 टू द पावर 24 केजी, और रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू में 10 टू द पावर 6 मीटर, इसका भी स्क्वायर होगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 6 इंटू में 10 टू द पावर 24 इंटू में 1.7 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अब आप 10 के पावर को एक साथ कर लेते हैं, 7.4 इंटू में 6.4 इंटू में 6.4 अपॉन में 6 इंटू में 1.7 इंटू 1.7, यहाँ पे आ जाएगा 10 का 22 और ये 10 का पावर 12, तो पावर ऐड होता है तो 10 का पावर 34 बाई यहाँ पे 10 का 24, यहाँ 10 का 12, 10 का पावर 36। ठीक है, अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो लगभग इसका कैलकुलेशन करके आएगा 0.17165, अप्रॉक्स है ये, कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो ध्यान रखिएगा।
इसे जब करोगे तो 1/6 से आपका आएगा। जब इसे 6 से 1 को डिवाइड करोगे ना तो आपका लगभग यही आएगा, यानी कि अप्रॉक्स है, ये कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं है और अप्रोक्सीमेशन में ही चलता है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अर्थ यानी कि वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ मून अगर 1 kg है किसी ऑब्जेक्ट का तो वेट ऑफ अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट का हो जाएगा 6 kg का, यानी कि 6 गुना बढ़ जाएगा अर्थ पे आते ही। क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से 6 टाइम ग्रेटर है। चलिए क्वेश्चंस वगैरह हो न्यूमेरिकल तो हम देख लेते हैं इसका। हाँ है, क्वेश्चन है आपका मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, फाइंड वेट ऑन द अर्थ। अर्थ के वेट क्या होगा? तो m क्या दिया हुआ आपके पास 10 kg, हमें निकालना वेट ऑन दी अर्थ यानी कि mg। तो 10 इंटू में अगर हम 9.8 लेंगे तो 98 न्यूटन आएगा, और कई बार हम लोग g की वैल्यू 10 भी लेते हैं तो ये 100 न्यूटन आएगा। ये दोनों ही आपका सही है, आप किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, ये सारा मैं अभी एनसीईआरटी का बता रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेट ऑन द अर्थ है आपका 10 न्यूटन का, ठीक है। ये एग्जांपल है आपका 10.5, पेज नंबर है 138 एनसीईआरटी बुक, साइंस के एनसीईआरटी बुक में ये पेज नंबर 138 पे एग्जांपल 10.5 है। वेट ऑन अर्थ है 10 न्यूटन का, हमसे अर्थ पे है, ऑब्जेक्ट का वेट है 10 न्यूटन अर्थ पे। हमने पूछा व्हाट विल बी द वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें पता है कि वेट ऑन मून होता है 1/6 वेट ऑन अर्थ, यानी कि 1/6 इंटू में 10 दैट इज 5/3, ये आ जाएगा हमें 1.67 न्यूटन। ये हमारा मून पे जाते ही इसका 1/6 हो जाएगा। अब है आपके पास थ्रस्ट एंड प्रेशर टॉपिक, ये था हमारा अभी तक मास एंड वेट। अब है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये प्रेशर का मतलब क्या है? ये आपने 8th 9th क्लास 1 में पढ़ा हुआ है। प्रेशर का मतलब है द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या हुआ? द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर का जो फॉर्मूला आया वो आया फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन में एरिया यानी कि P इक्वल टू F अपॉन में। आपने क्या देखा यहाँ पे? यहां है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी कि अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटाओगे तो प्रेशर भी घटेगा। एरिया बढ़ाओगे तो फोर्स प्रेशर घटेगा, एरिया घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये डिवाइड में है। इसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लिख सकते हो, या इसी को पास्कल, इसको पास्कल भी कहा जाता है इसके ऐसा यूनिट को। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने दिया दो तरह का प्रेशर। फोर्स आपके पास है F1 है, मान के चलो 100 न्यूटन का, और एरिया है जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसमें 2 एंड है। एक एंड आपके देखिए इधर वाइड है और दूसरा एंड आपका कम वाइड है, यहाँ का एरिया कम है, इधर का एरिया ज्यादा है। अगर आपके हाथ पे मैं ऐसे चुभाऊं इस तरह से, तो ये वाला जो कम एरिया वाला पोर्शन वो ज्यादा हमें पेन फील कराएगा, और इधर वाला पोर्शन हमें पेन फील नहीं कराएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। सेम वे में स्कूल का जो बैग हमारा होता है उसका जो स्ट्रैप होता है, आपने ध्यान दिया होगा, वो वाइड होता है और थिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसे अपने शोल्डर पे डालोगे तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है इन दोनों जगह पे, क्योंकि बुक्स होती है उसमें, लंच बॉक्स होती है, वाटर बॉटल होती है। उस कंडीशन में अगर प्रेशर यहाँ बढ़ेगा, अगर एरिया कम दे दे, मतलब उसमें डोरी जो है धागे यहाँ पे कम पतला दे दे, नैरो स्ट्रिप डाल दे, तो इससे प्रेशर बढ़ा देगा एरिया घटने से, जिसके कारण में दर्द पेन फील होगा। इसलिए वो वाइड और थिक देते हैं ताकि उसका एरिया बढ़ा तो प्रेशर घट जाएगा। ऐसे ही जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो फाउंडेशन होता है वो हमेशा वाइड एंड थिक दिया जाता है। ऊपर की दीवार पतली होती है जमीन से बाहर, लेकिन जमीन के नीचे जो हम 3-4 फुट अंदर डालते हैं वो वाइड होता है।
क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जब ऊपर खड़ी करेंगे तो उसका प्रेशर नीचे बढ़ेगा, तो नीचे एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए, इसलिए वो मकान नीचे धसेगा नहीं। सेम वे में रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा कि पटरी तो इतनी सी पतली होती है, उसको उतनी भारी ट्रेन आसानी चलती है, धसती नहीं है वो। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेन के पटरियों के नीचे एक सीमेंट की स्लैब कई सारी दी हुई होती है, हंड्रेड, जितनी दूरी चलते जाओ उसके नीचे स्लैब दी हुई मिलेगी, और उसके नीचे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी होते हैं। तो जब ट्रेन पटरी पे चलती है तो प्रेशर नीचे अप्लाई करता है, ज्यादा स्लैब होने के कारण एरिया डिवाइड हो जाता है, तो एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए आसानी से ट्रेन उस पटरी पे चल पाती है। ऐसे ही जब हम स्कीइंग करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अगर नंगे पांव स्नो पे बर्फ पे चलते हैं तो हमारा पैर धंसता है, लेकिन वही अगर पैर में हम स्कीज डाल देते हैं उसके बाद देखो हम आसानी से स्लिप करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि स्कीज डालते उसका एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम हुआ तो आसानी से हम ऊपर चल पाएंगे। सेम वे में कैमल के साथ है। सैंड पर कैमल क्या होता है, आसानी से रन कर पाती है, चल पाती है, और हम नहीं चल पाते, क्योंकि कैमल का जो पैर होता है उसके नीचे का पोर्शन जो होता है वो पैडेड होता है और वाइड होता है। तो वाइड होने के कारण एरिया इंक्रीज हुआ एरिया तो प्रेशर डिक्रीज, इसलिए आसानी चल पाएगा। हमारे साथ वैसा नहीं है, हमारे जो पैर के नीचे का पोर्शन उसका एरिया कम होता है, तो जब हम चलते हैं सैंड पे तो प्रेशर ज्यादा पड़ने के कारण पैर धंस जाता है, इसलिए हम आसानी से नहीं चल पाते। तो और कुछ और भी एग्जांपल ऐसे, जैसे कि कुली पोर्टर जो होते हैं रेलवे स्टेशन तो सामान उठाता है, देखा होगा सिर के ऊपर मोटा सा कपड़ा बांध के फिर सामान को सिर पे रखते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें जब सामान टच में आएगा तो एरिया कम होने के कारण प्रेशर बढ़ाएगा, तो उनको पेन होगा। जब कपड़ा मोटा सा डाल देते हैं सिर के ऊपर तो एरिया बढ़ गया, जिसके कारण सामान का प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल मैंने बताए, क्योंकि सारे एरिया जो होते हैं प्रेशर एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए आप एरिया बढ़ाते जाओ प्रेशर आपका कम होता जाएगा। एरिया है आपका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये A1 है। ऐसे ही दूसरा है F2 है आपका 40 न्यूटन का, और एरिया है आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब देखिए दोनों ही केस में यहाँ पे भी मैं 100 न्यूटन लेता हूँ, बस एरिया का फर्क कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एरिया का इन्वर्सली। यहाँ पे मैंने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में एरिया हमें होना चाहिए मीटर में, बट हमारे पास है सेंटीमीटर में। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर से मीटर करना हो तो 100 से डिवाइड होगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो 100 2 बार आएगा, इसका मतलब 1 पे 40 हो जाएगा, तो 20 अपॉन में 1 पे 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी 100 अपॉन में 1 पे 40 मीटर स्क्वायर। अभी मैं कट नहीं कर रहा, बाद में यूज कर लेंगे। यहाँ पे P1 क्या आ जाएगा, F1 अपॉन में A1, यानी कि 100 अपॉन में 20 इंटू में 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी। अब ये 0 से ये 2 तो खत्म, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 2000 न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दो या पास्कल लिख दो। P2 में आते हैं F2 बाई A2, तो ये हो गया हमारा F2 क्या है 100 अपॉन में, यहाँ पे होगा 100 अपॉन 10,000, ये से ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, सॉरी मैंने क्या किया है, एक मिस्टेक की है भैया, देखो बड़ी बड़ी मिस्टेक कैसे हो जाती है, ध्यान रखना पड़ता है। ये 20 अपॉन में 10,000 है, देखा कितनी मिस्टेक हो गई। अब ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, 100 इंटू में 10,000 अपॉन में 20, ये 5 कितना आ गया 50,000 पास्कल, ठीक है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते पर मीटर स्क्वायर। यहां भी ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10,000 100 इंटू 100 पास्कल। अब बताओ किसमें प्रेशर ज्यादा है, कम एरिया वाले में या ज्यादा एरिया वाले में? कम एरिया वाले में देखिए तो 50,000 पास्कल है, और ज्यादा एरिया वाले में 10,000 पास्कल है। तो एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने कई सारे बता दिया, स्कूल बैग के स्लैब, रेलवे ट्रैक में जो स्लैब्स होती है वो क्यों होती है, स्लीपर्स दी हुई। ऐसे ही मैंने बिल्डिंग का फाउंडेशन हमेशा वाइड क्यों बनाया जाता है। अब इसमें आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट होता क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे सीधा परपेंडिकुलर, जैसे ये अगर लकड़ी है, लकड़ी का एक पीस है, इसके कील हमें डालना था,
अगर हम परपेंडिकुलरली डालते हैं तो कील आसानी से नीचे जाता है हथौड़ी मारने से। अगर आपने हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा कील लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ऐसे, फिर हथौड़ी मारोगे तो आपका अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जितना ज्यादा एंगल कम होता जाएगा इस वुड के साथ कील का, नेल का, उतना ही फोर्स हमारा घटता चला जाएगा। इसका मतलब जब फोर्स घटेगा तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि फोर्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स के होते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि थ्रस्ट का जो फॉर्मूला आएगा वो भी वही रहेगा, फोर्स यानी परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया अपॉन में यूनिट एरिया वाला, उसी से आपका निकल जाएगा। इसका भी ऐसा यूनिट पास्कल ही होता है। चलिए अब है, आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। अब है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स ऑन अ सरफेस या यूनिट एरिया ऑन एन यूनिट एरिया। इसका मतलब थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होगा ये प्रेशर के जैसा ही है, फोर्स जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए अपॉन में एरिया। ये प्रेशर को ही बोलते हैं। जब आप फोर्स परपेंडिकुलर किसी सरफेस पे डालेंगे यूनिट एरिया पे तो हम उसका नाम देते हैं थ्रस्ट। जैसे कील अगर हमें किसी लकड़ी में डालना होता है तो हम इसे सीधा कील रखते हैं या उसके ऐसे तिरछा रख के या इस तरह से हम स्लांटिंग रख के रखते हैं। तो ऑब्वियसली बात है जो सीधा रहेगा परपेंडिकुलर, यानी कि लकड़ी के साथ कील का 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो वो कील आसानी से लकड़ी में आ जाएगी। लेकिन हैमरिंग के बाद, हथौड़ी मारने के बाद अगर आपने एंगल 90 डिग्री नहीं रखा तो वो कील लकड़ी में जाने में दिक्कत करेगी, या तो छिटक के हाथ पैर में लगेगी चोट, यानी तो इधर उधर हो जाएगी, लकड़ी में लगी जाएगी नहीं। इसलिए हमेशा हमने देखा होगा दीवार में या लकड़ी के ऊपर जब कील डालना होता है हमेशा हम सीधा दीवार के ऊपर रखते फिर हथौड़ी मारते, जिससे आसानी से दीवार में चला जाता है। इसलिए जब आप परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे यूनिट एरिया पे तो उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। इसका भी ऐसा यूनिट वही रहेगा, पास्कल ही रहेगा, क्योंकि ये भी एक तरह का प्रेशर ही है। अब एक एग्जांपल आपके ले रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक में हमें दे रखा है कि दो वुडन ब्लॉक है, दो वुडन ब्लॉक है, एक क्यूबॉइड शेप का ये है और एक है क्यूब शेप का, नहीं दोनों ही क्यूबॉइड शेप का, जिसमें लेंथ ब्रेथ दे रखा है आपको। इन दोनों का ये है, ये जो नीचे का लेंथ है ये हमारी है मान के चलो 20 सेंटीमीटर और ये है हमारा 10 सेंटीमीटर। इसमें है ये जो हमारा है 10 सेंटीमीटर बाई ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि ये जो ग्राउंड पे रखा हुआ है या टेबल पे रखा हुआ है तो कौन सा शेप या कौन सा 3D शेप, 3D शेप है, क्यूबॉइड है दोनों, कौन सा क्यूबॉइड ग्राउंड पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर 100 न्यूटन फोर्स हम दोनों पे अप्लाई करें, इन दोनों के लिए 100 न्यूटन फोर्स हम ऊपर से भी अप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 100 न्यूटन और इसमें भी 100 न्यूटन, तो कौन सा ब्लॉक टेबल पे या ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक है और ये सेकंड, तो हम यहां ले रहे हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। क्या होता है एरिया, क्योंकि टच में जो है टेबल के साथ ये सरफेस है, इसलिए हम इसका एरिया लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 10 इंटू में 5। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ये है सेंटीमीटर में और हमें लेना होता है मीटर में, तो सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 सेंटीमीटर बिकम 0.10 मीटर और 5 सेंटीमीटर बिकम 0.05, दैट इज 50 और डेसिमल होने 4 डिजिट पे, तो 0 0 डेसिमल लगे 0, अब ये 4 डिजिट हुआ, सेंटीमीटर की जगह अब आएगा मीटर स्क्वायर। ये तो क्या फर्स्ट ब्लॉक का एरिया ऑफ सेकंड ब्लॉक क्या आएगा, ये लेंथ है हमारा 20 तो 0.20 और ये 10 हो जाएगा 0.10, दैट इज 200 और डेसिमल तो 4 डिजिट पे चाहिए तो एक 0 लगाइए, ये मीटर स्क्वायर हमारा आ गया। अब फोर्स तो हमें दिया हुआ है 100 न्यूटन, दोनों में डालना है, फोर्स तो हमारा 100 न्यूटन दोनों में। अब ये बताना है कि इन दोनों में प्रेशर किसका ज्यादा होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया अगर हम अप्लाई करते हैं, प्रेशर इक्वल टू
फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर फॉर वन फर्स्ट ब्लॉक, फोर्स हमारा हो जाएगा 100 न्यूटन और फर्स्ट ब्लॉक का एरिया है 0.0050। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो आप ऊपर 4 डिजिट 40 बढ़ा दो, यानी कि 10,000 आपका ऊपर होगा, नीचे आ जाएगा 50। अब ये 50 से 2 पे कैंसिल, क्या आ गया हमारा 20,000 पास्कल। दूसरे का ले लेते हैं, सेकंड वाले ब्लॉक का प्रेशर ऑन सेकंड ब्लॉक। इसका हमारा फोर्स तो 100 न्यूटन ही रखना है और एरिया देखिए आपके पास क्या है 0.0200, डेसिमल है, 4 डिजिट है, तो ऊपर 10,000, नीचे में आ जाएगा 200। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से ये क्या आ जाएगा 5,000। देखिए 5,000 पास्कल। अब आप देखिए प्रेशर जिसमें एरिया कम था 0.0050 और यहां है 0.020, इसका लगभग 4 गुना है ये। देखिए यहां पे प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट और प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट सेकंड में 4 गुना का फर्क है ना। इसका मतलब है कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए कील जब हम दीवार में डालते हैं तो कील का जो सबसे पॉइंटेड एंड होता है वो हम दीवार की साइड रखते हैं और जो वाइड होता है उसको हम अपनी साइड रखते हैं, ताकि हथौड़ी हम वाइड पे अगर हम लगाए, प्रेशर डाले, फोर्स डाले, तो वो सारा फोर्स एक पॉइंट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और दीवार में कील आसानी से चली जाती है। अब ये जो प्रेशर हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने पहले भी इस वीडियो में बता रखा है आपको कि एक तो है कि जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग के जो स्ट्रैप होते हैं जो कि आपके कंधे पे रहता है, जिसमें बैग में आप सामान डाल के कंधे पे डाल लेते हो, उसके स्ट्रैप्स जो होते हैं वो वाइड एंड थिक होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा क्यों होते हैं? स्ट्रैप को वाइड एंड थिक बनाने का क्या रीजन? नैरो क्यों नहीं होता? तो अभी हमने पढ़ा ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर आप एरिया बढ़ाते हो तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। तो जब आप बैग में थिक और वाइड स्ट्रैप यूज करोगे तो यहाँ पे जो कंधे पे जहां पे कांटेक्ट में रहता है, पूरा वजन उस पे रहता है, इस जगह पे वाइड एरिया होने के कारण प्रेशर काफी कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चे आसानी से बैग को अपने पीठ पे लाद के चल देते हैं। हालांकि बैग में बहुत सारा सामान है, बेवजह का भी स्कूल वाले मंगवाते हैं जो कि जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अब है तो है। तो इसीलिए जो बैग के स्ट्रैप होते हैं एरिया वाइड कर दिया जाता है ताकि प्रेशर लेस हो जाए। सेम वे में है फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स, वाइड होती है। आपने देखा होगा जब हम घर बनाते हैं तो जमीन के नीचे खोद के पहले फाउंडेशन डालते हैं, इसको नींव कहते हैं हम। वो हमेशा इतनी मोटी मोटी दीवार दी जाती है, यानी तो जब पिलर दिया जाता है उसके पिलर की जो नीचे का पोर्शन होता है, ऊपर वाले जो पिलर का साइज उसके लगभग डबल ट्रिपल तक कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना एरिया बढ़ाओगे प्रेशर उतना ही घटेगा। इसलिए ग्राउंड में अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया तो ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी आसानी हो जाती है। तो यहां भी वही रीजन है, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, वाइड एंड थिक। यहां भी वही चीज, क्योंकि एरिया हमने बढ़ाया तो प्रेशर हमारी घट जाएगी और जमीन में जो बिल्डिंग हमारी है वो स्टेबल खड़ी रहेगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और अर्थक्वेक वगैरह भी अगर आती है इनकेस तो उसमें बिल्डिंग हमारी स्टेबल रहेगी, सिर्फ हल्की फुल्की हिलेगी लेकिन गिरेगी नहीं या घसेगी नहीं। अगर आपने फाउंडेशन वाइड नहीं किया, नैरो कर दिया, जैसे दीवार हम ऊपर में 10 इंच का 5 इंच का डालते हैं, अगर वही हमने नीचे भी कर दिया तो वो बिल्डिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। आपको बिल्डिंग गिर जाएगी या धस जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसलिए जो फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग है वो हमेशा वाइड एंड थिक बनाया जाता है ताकि एरिया इंक्रीज कर दे और प्रेशर को डिक्रीज कर दे। सेम वे में रेलवे ट्रैक, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे पटरी तो इतनी पतली होती है लोहे की जिसपे पहिया रहता टिका हुआ, लेकिन उसके नीचे सीमेंट की स्लैब काफी सारी दी हुई होती है। हर एक मतलब 20-25 सेंटीमीटर मतलब आधे मीटर पे मान के चलो एक एक स्लैब दी हुई रहती है और उस स्लैब के नीचे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। इसका क्या रीजन है? तो देखिए जो ट्रेन होती है वो जनरली लोहे की बनी होती है, उसका वजन बहुत ही ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा वजन है और पहिया इतना सा पतला होता है तो पूरे ट्रेन का वजन पहिए पे पॉइंटेड हो जाता है, तो जमीन पे अगर रहेगी तो धंसेगी, वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो लोहे की पटरी, आयरन जो हमारे पास ट्रैक होता है, आयरन ट्रैक के नीचे हम स्लैब डाल देते हैं सीमेंट का, जिससे उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब एरिया इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर डिक्रीज होगा और आसानी से ट्रेन उस ट्रैक पे चल पाती है। उसके नीचे भी स्लैब के नीचे पत्थर के टुकड़े होते हैं, जमीन मिट्टी नहीं होती है, वो पत्थर के टुकड़े क्या करते हैं उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑल डायरेक्शन में, जिसका नतीजा होता है कि ट्रेन बिना धसे बिना किसी प्रॉब्लम के उस पटरी पे दौड़ती रहती है हाई स्पीड में भी। तो इसका मतलब रेलवे ट्रैक में स्लैब्स इंक्रीज कर देता है एरिया टू रिड्यूस
प्रेशर। सबका आंसर लगभग एक ही है, इसमें कोई वो नहीं है। ऐसे ही कैमल इजिली वॉक ऑन सैंड। क्यों? हम क्यों नहीं कर पाते सैंड पे इजिली वॉक और कैमल कर लेता है? क्योंकि कैमल का जो नीचे का पैर होता है वो होता है थिक एंड वाइड। तो ऑब्वियसली बात है, वाइड हो गया तो एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो आसानी से उस सैंड पे भी चल पाता है। सेम वे में जो स्की होती है, स्कीइंग करने वाले लोग होते हैं, अपने पैर में देखा होगा 2 स्की पहन लेते हैं, उसका एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि स्नो पे आसानी से वो फिसल सके। अगर वही नंगे पांव हम चलेंगे विदाउट एनी स्की या विदाउट एनी शू, तो आपका पैर उस स्नो में धसेगा, जिसके कारण से आप आगे नहीं चल पाओगे। सिंक होगा पैर तो आप चल भी नहीं पाओगे, थोड़ी देर चलने के लिए आपकी परेशानी होगी। इसीलिए ऐसे ही स्लेज, जो आपने देखा होगा जो हस्कीज डॉग होते हैं वो टुंड्रा वगैरह एरिया में रहने वाले लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं व्हीकल के लिए। हस्कीज क्या होता है, 5-7 हस्कीज एक स्लेज को खींचता रहता है, क्योंकि स्लेज में पहिया नहीं होता, उसके नीचे एकदम एकदम स्मूथ सरफेस बना के एक वुडन पीस दी हुई होती है जो एरिया को इंक्रीज कर देता है। जब स्नो पे पड़ता है तो वो धंसता नहीं है, सिंक नहीं होता और आसानी से उसे खींचता हुआ चलता है। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड है एरिया इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज से। अब आगे का टॉपिक हम लेते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। ये तो हो गई बात जनरल लाइफ की। फ्लूइड में मतलब लिक्विड में आपने फील किया होगा प्रेशर इन लिक्विड या फ्लूइड। पानी में अगर आप जितना नीचे जाओगे देखा होगा उतना ही प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि लिक्विड में जो प्रेशर इंक्रीज होता है चारों डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर पड़ता है, और जितनी डेप्थ में आप जाओगे उसका डेंसिटी मतलब उसके जो प्रेशर है उतना इंक्रीज होता है। जैसे हम एयर में जितना हम हाइट पे जाते हैं ऑल्टीट्यूड बढ़ाते जाते हैं प्रेशर डिक्रीज होता है, वैसे ही ग्राउंड में यानी कि वाटर में अगर आप नीचे जाओगे तो उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। यही वजह है कि हम नॉर्मल बॉडी के साथ ज्यादा गहराई में पानी में नहीं जा सकते। आप 10-15 मीटर तक गए उसके बाद आपके कान के पर्दे फटने के चांसेस हो जाएंगे, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। जिसका इसीलिए हम क्या करते हैं स्पेशल सूट पहन के पानी में जाते हैं। जो स्कूबा डाइवर वगैरह होते हैं उसके बॉडी पे स्पेशल सूट होता है जो बॉडी के प्रेशर को थोड़ा बहुत मेंटेन करके चलता है, लेकिन वो भी ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता। आपने कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा कि पाकिस्तान के 4-5 लोग जो थे वो टाइटैनिक देखने गए थे उस सबमरीन में, लेकिन अंदर ही वो सबमरीन इतना ना प्रेशर हुआ कि वो अब जो कि लगभग 3 किलोमीटर नीचे था। अब 3 किलोमीटर नीचे गहराई का मतलब जानते हैं, वहां पे ना सनलाइट है ना एयर है, उसका प्रेशर वाटर का इतना ज्यादा है कि आपका उस सबमरीन झेल नहीं पाई और ब्लास्ट हो गए, जिसका नतीजा जितने लोग थे उसमें सबकी बॉडी का कुछ भी नहीं मिला। कहाँ गई बॉडी? अब अंदर एनिमल इतने सारे रहते हैं अजीब अजीब तरह के, वो सब खा पी के खत्म कर दिया। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पानी में ज्यादा गहराई तक नॉर्मली जाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि वहां प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। जो जो आप डेप्थ बढ़ाओगे प्रेशर आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो फ्लूइड में क्या होता है, लेकिन इसमें खासियत और है कि जो जो आप फ्लूइड में नीचे की ओर जाओगे अपवार्ड फोर्स उस लिक्विड का बढ़ता जाएगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे आसानी से कर सकते हो। एक प्लास्टिक की बॉल ले लो, उसको हाथ में पकड़ के पानी में नीचे बाल्टी में पानी ले लिया टब में, उसको नीचे पकड़ के लेते जाओ। आप देखोगे नीचे ले जाएगा, जो ही छोड़ोगे वो बॉल तेजी से ऊपर की ओर आएगी, जबकि हमने इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ नीचे ले जाके छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने भी बताया ना कि जो जो आप लिक्विड में नीचे की ओर जाओगे प्रेशर उसका इंक्रीज होता जाएगा, साथ ही साथ अपवार्ड फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। इस अपवार्ड फोर्स को कहा जाता है बायोन फोर्स या फोर्स ऑफ बायोन्सी। एयर में भी ये बातें हैं। एयर में कहां है? आपने देखा होगा जब ऊपर से कोई छलांग लगाता है, आपने देखा पैराशूट से लोग कूदते हैं, एरोप्लेन से कूद जाते हैं, माउंटेन से कूद जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे एडवेंचर करते ही रहते हैं। आपने देखा होगा जो ही वो कूदते हैं उनका एक बहुत बड़ा छतरी जैसा ऑब्जेक्ट खुल जाता है जिसका एरिया बहुत बड़ा होता है, जिसका नतीजा क्या? जितना बड़ा एरिया होगा एयर का प्रेशर उसे ऊपर की उतना ही धकेलेगा। एयर उसके ऊपर की प्रेशर लगाएगा, आपके वजन और ग्रेविटी के कारण आप नीचे आओगे। ये दोनों प्रेशर आपके जो स्पीड है आने की नीचे रफ्तार को काफी कम कर देता है, जिसके कारण आप आसानी से जमीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी यही बायन फोर्स ने काम किया। बायन फोर्स मतलब एयर के द्वारा जो अपवार्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम बोलते हैं बायन फोर्स। ऐसे ही लिक्विड में भी लिक्विड के द्वारा जो अपवार्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो आइए इस टॉपिक को हम लिखते हैं। इसमें है द फ्लूइड applied an upward force when an object sink in the fluid।
दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी। बायंसी और बायंट फोर्स, ये जो फोर्स है हमें काफी मदद करता है। जैसे जब आप जंप लगाते हो पानी में, स्विमिंग पूल में, नदी में, तालाब में, आपने देखा होगा आप अगर सीधा जमीन परपेंडिकुलरली जब अगर पानी में कूदते हो तब काफी गहराई तक सीधे चले जाओगे, फिर नीचे जाने के बाद अपने बॉडी को हम फैला लेते हैं। जो ही हम फैलाते हैं पानी हमें ऊपर की ओर धकेलना शुरू करता है और थोड़ी देर में ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप सीधा जमीन में पानी में कूद रहे हो उस समय आपका एरिया जो है पानी के साथ टच हो रहा है वो काफी छोटा सा एरिया हो रहा है पैर के साइड से या फिर आपके हाथ आगे के हाथ के साइड से। लेकिन जब आप पानी में नीचे जाते हो अपनी बॉडी को फैला लेते हो, जो ही आप फैलाते आपका एरिया इंक्रीज हो गया, इसलिए बायन फोर्स भी इंक्रीज हो गया और आपको धीरे धीरे ऊपर की धकेल देगा। तो पानी में ऐसे ही शिप के साथ भी यही केस है। जब भी शिप पानी में चलता है तो आप, जबकि शिप बना होता है लोहे का, आयरन का पीस होता है इतना बड़ा इतना हेवी कि अब वो 20-20 टन 50-50 टन का होता है, 1000-1000 टन का शिप होता है, फिर भी वो पानी में आसानी से सेल करता रहता है, यानी कि तैरता रहता है। क्या वजह है उसके लिए? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो जिस चीज का एरिया ज्यादा है, जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो उस पर बायंट फोर्स पानी का भी ज्यादा हो जाएगा, जिसका नतीजा है वो ऊपर की ओर धकेल देगा। जो ऊपर धकेलेगा तो पानी के सरफेस पे ही रहेगा। लेकिन जिसका एरिया कम है, जैसे आयरन की जो बोट है या आयरन की जो शिप है वो पानी पे आसानी से तैर लेती है, लेकिन वही आयरन का अगर हम एक नील ले ले कील और पानी पे डाले तो सिंक हो जाती है। इसका रीजन क्या है? पहला तो एरिया इसमें आया, क्योंकि शिप या बोट का जो बॉटम का एरिया होता है काफी ज्यादा होता है और जो नील है कील उसका एरिया काफी कम होता है। एरिया कम तो बायंट फोर्स भी कम, इसलिए वो डूब जाता है। इसमें और भी रीजन है, डेंसिटी भी डिपेंड करता है कि आयरन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, जिसका नतीजा है कि दोनों की डेंसिटी में आयरन बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला है, इसलिए पानी में सिंक हो जाता है। तीसरी भी है कि शिप ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उस वाटर का मास उस शिप के मास से ज्यादा होता है। तो वाटर का मास ज्यादा हुआ डिस्प्लेस वाटर का और शिप का मास कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है वो पानी पे तैरता ही रहेगा। ये एक ये भी प्रिंसिपल है जिसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। हाउ डज अ शिप सेल्स ऑन द वाटर? क्या वजह है कि शिप पानी में तैर पाता है? देखिए, पहला वजह होगा कि द बॉटम ऑफ द शिप इज वाइड, सो द एरिया मैं थोड़ा स्केच पेन बदल लूं, इंक थोड़ा नहीं ठीक दे रहा। सो द एरिया इंक्रीज, जब एरिया इंक्रीज होगा देन द बायंट फोर्स इंक्रीजेज। दूसरा रीजन दे सकते हैं आप कि द डेंसिटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, नहीं मास, यहां मास लेंगे हम, द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज लेस मोर होगा, इज मोर देन द मास ऑफ द शिप। अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का मास ज्यादा है शिप का मास कम है, इसलिए वो पानी में डूबेगा नहीं। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ देखना, जिस ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालोगे अगर उस डिस्प्लेस्ड वाटर का मास उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाए तो वो पानी पे तैरता रहेगा, और अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का मास उस ऑब्जेक्ट से कम हो जाए तो पानी में सिंक हो जाएगा। तो यहाँ भी वही है, थर्मोकॉल की बॉल पानी में तैरती रहती है क्योंकि डिस्प्लेस्ड वाटर का मास जो होता है थर्मोकॉल के मास से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए पानी में पूरी तरह से तैरती रहती है। लेकिन आयरन बॉल नीचे सिंक हो जाती है क्योंकि डिस्प्लेस्ड वाटर का मास उस आयरन बॉल के मास से काफी कम होता है, इसलिए वो टोटली सिंक हो जाती है। देखिए, ऑब्जेक्ट सिंक, ये आंसर हो गया, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करता रहेगा, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालना है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, या डेंसिटी ऑफ वो फ्लूइड जो ले रहे हो, वाटर ही नहीं कोई भी फ्लूइड हो सकता है वो, ऑफ फ्लूइड। आपने ये डेड सी का नाम सुना है? इजराइल में है डेड सी, उसको डेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें इतनी में ज्यादा नमक की मात्रा है पानी में कि उसमें कोई भी पेड़ पौधा कुछ नहीं होता है, बहुत ही रेयर एनिमल्स उसमें पाए जाते हैं, इतनी में ज्यादा नमक की मात्रा है। अगर आप उसमें डूबना चाहो तो डूब नहीं सकते, क्योंकि वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप उसमें डूब नहीं पाओगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का हम कंपेयर करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को उस फ्लूइड में डाल के, अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, यानी कि इसका रेशियो 1 से कम आ जाए, अगर आर डी मतलब रिलेटिव डेंसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो, पहले मैं 1 ग्रेटर देन ले रहा हूं, जब मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और फ्लूइड की डेंसिटी कम है, तो इसका जो रेशियो 1 से बड़ा आएगा तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू 1 है, यानी कि दोनों की डेंसिटी सेम है, तो 1 आ जाएगा तो फ्लोट करेगा। और रिलेटिव डेंसिटी अगर लेस देन 1 है तो भी फ्लोट ही करेगा, यानी कि हर हाल में डूबेगा कब, सिंक कब करेगा, जब रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो और फ्लूइड की डेंसिटी कम हो, तो हमेशा रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सिंक करेगा। तो जब ऑब्जेक्ट डेंसिटी ज्यादा है तो भारी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है पानी में डूबेगा। अब आयरन के केस में अगर लेते शिप के केस में, तो शिप तो आयरन से बना होता है और उसमें और भी कई सारी चीजें होती हैं, तब तो शिप को डूब जाना चाहिए। यहाँ पे एक और काम होता है, शिप जो होता है अंदर से होलो होता है, मतलब खोखला, खोखला होने के कारण उसमें हवा भरी रहती है, तो हवा को तो पता है एयर से, एयर जो होता है वो वाटर से हल्का होता है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें काम कर रही है। एक, शिप के नीचे का जो बॉटम होता है वाइड होता है, इसलिए बायंट फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, शिप के अंदर में जो एयर होता है, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है, खोखला होने के कारण उसके जो वजन है, मास है, वो वाटर से काफी कम हो जाता है। यही वजह है कि वो पानी पे आसानी से तैर पाती है। तो आप ये 2 रीजन के साथ साथ चाहो तो तीसरा रीजन वो ऐड कर सकते हो कि शिप इज होलो इनसाइड, सो द मास ऑफ द एयर इनसाइड इज लेस देन द डिस्प्लेस्ड वाटर, देयरफॉर शिप फ्लोट इजीली ऑन द वाटर। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये हमारा आज का हो गया प्रेशर और थ्रस्ट, साथ में बायंट फोर्स। अब इस बायंट फोर्स के लिए आर्किमिडीज दादा ने, आर्किमिडीज चाचा ने काफी अच्छा एक थ्योरी दिया है जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे ना, ये जो दादा चाचा थे, ये सब ऐसे ही थ्योरी देते रहते थे। हालांकि हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट जो कि 2-3 हजार साल पहले, 4,000 साल पहले थे, उन्होंने ये सब जो प्रिंसिपल आज हमें अंग्रेजों के द्वारा या इटालियन के द्वारा दिया जा रहा है, ये सब पहले से दिया हुआ है, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ाते, हमें इनके बारे में ही पढ़ाया जाता है। अब चलो जो है वो तो पढ़ना है। चलिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है व्हेन अ बॉडी, पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज fully or partially in water, in a fluid या water कह लो, fluid, it experience an upward force, जो अभी बायंट फोर्स हमने पढ़ा था ना, upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी फ्लूइड में इमर्ज है, मतलब उसमें डूबा हुआ है, वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, वो डिपेंड हमेशा करता है एक अपवार्ड फोर्स, फ्लूइड के द्वारा जो अपवार्ड फोर्स होता है जिसको हमने बायंट कहा था, ये उस ऑब्जेक्ट के इक्वल मास के इक्वल होगा जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया है।
अगर उसका मास में फर्क आ गया, अगर उसके मास में, अगर ऑब्जेक्ट का मास कम आ गया और लिक्विड का मास ज्यादा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा आ गया डिस्प्लेस वाटर का कम तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थ्योरी तो बस यही तक थी। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। जैसे क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज दिस, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। एग्जाम्पल है इसका एक, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सिल्वर इज 10.8। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशियो था। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड, अब क्या फाइंड करना है हमें, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, हमें निकालना फाइंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर। चलिए, हमने भी पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सिल्वर, यहां आ जाएगा अपॉन में मास ऑफ फ्लूइड, मास कह रहा हूं, डेंसिटी था ना भैया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कि वाटर। आरडी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10.8। डेंसिटी ऑफ सिल्वर तो हमें पता ही नहीं है, यही तो हमें फाइंड करना है। और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है यानी वाटर 10 to the power 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 10.8 into 10 to the power 3, दैट इज डेंसिटी ऑफ सिल्वर। आप देखिए कितना ज्यादा है, पानी की डेंसिटी है सिर्फ 10.3, 10 to the power 3 kg मीटर पर मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर आ गया 10.8 into 10 to the power 3, कितना गुना, 10.8 टाइम्स ज्यादा, पानी के डेंसिटी से 10.8 टाइम्स ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, एक जो हमने इक्वेशन पढ़ा था ना मोशन में, 3 इक्वेशन था हमारा, जो मैंने इस पिछले वीडियो में इस वीडियो के पार्ट में बता रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमने 3 पढ़े थे। क्या क्या था, पहला इक्वेशन था v माइनस यू इक्वल टू ए टी, दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो है नॉर्मल। अगर हम अंडर ग्रेविटी चले, ग्रेविटेशन में आएंगे तो v माइनस यू इक्वल टू हो जाएगा gt, g मतलब एक्सेलरेशन ही है, g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें s मतलब डिस्टेंस, तो हाइट इसमें लिया जाएगा ut प्लस में हाफ और a की जगह पे g, t स्क्वायर, और इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये आपका इक्वेशन यूज होगा ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन में, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर नीचे फेंकोगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो तो हम क्या करेंगे। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देख रहे हो, दिया हुआ आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 13 है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊपर की ओर आपने फेंका यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी गए हुआ। तो अब आपने पता होगा ना कि जब कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है और बाद में जाके कहीं ना कहीं तो रुकती है, फिर रुकने के बाद वहां से फिर वो वापस आने लगती है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका है, तो जी की जो वैल्यू होगी वो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, और u की वैल्यू हमें दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट ऊपर जाके रुकेगा, रुकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। इसका हमें निकालना है कि द मैक्सिमम हाइट h क्या होगा, कितनी हाइट तक अगर जाएगा। ये सारे कंडीशन अगर हमारे पास है तो वो कितनी हाइट पे जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो u की वैल्यू आपके पास होगी, v की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, और g की वैल्यू -9.8 और किसी क्वेश्चन में -10 भी ले सकते हो आप। तो हमें हाइट निकालना है। तो अब देखिए ये 3 चीजें हमारे पास है, तो किसमें देखो, इसको देखो, यहाँ देखो, v हमें पता है, u पता है और g पता है, h निकल जाएगा ना। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, डालिए वैल्यू, 0 स्क्वायर माइनस में 49 का स्क्वायर, 2g की वैल्यू क्या है -9.8 इंटू में h, तो -49 का इंटू में 49, ये 2 बार रहेगा, ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू में माइनस, यहाँ शिफ्ट कीजिए
h चाहिए हमें, तो माइनस दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया। 49 इंटू में 49 बाय 2 इंटू में 9.8। हम क्या करते हैं 9.8 को हटा के यहाँ डेसिमल से 0 लगा देते हैं। अब आपके पास 49 2 जा हो गया 98, 2 से कट गया 5 पे, अब कोई उपाय नहीं है तो 49 5 जा 9 5 जा 45 और यहाँ 24/2 कितना आ जाएगा 122.5 मीटर। इतने मीटर तक वो ऑब्जेक्ट जाके फिर वापस आएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न। अच्छा, जाना और आना, क्योंकि पहले तो जाएगा फिर वापस आएगा, जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी सेम टाइम लगेगा। तो हमसे पूछा गया है कि जाकर आने में उसे कितना टोटल टाइम लगेगा। तो ये तो समझ में आ गया होगा हमारा। अब अगला इसी में टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला इस दो में टाइम है, एक तो फर्स्ट वाले में t है और एक सेकंड वाले में t है। तो हम क्या करते हैं फर्स्ट वाला यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास v पता है, u पता है और g पता है। तो v माइनस यू इक्वल टू जी टी। v क्या है 0, u क्या है हमारा है 49, g क्या है माइनस 9.8 और t निकालना है। t इक्वल टू माइनस 49 बाय माइनस 9.8, माइनस तो कैंसिल, माइनस हटा के 0 फिट कीजिए, आ गया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड उसको सिर्फ जाने में लगा, तो 5 सेकंड उसे आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम हमारा हो गया 5 सेकंड जाने में लगाया और 5 सेकंड आने में लगाएगा, क्या हो जाएगा 10 सेकंड। यानी कि टोटल टाइम उसका जाना और आना हो गया 10 सेकंड का। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, तो काफी बढ़िया न्यूमेरिकल है जो बराबर आपका रहता है। क्या है वो, देखिए एक 100 मीटर की कोई टावर है ना। आप यहां पे कोई है और यहां पे कोई है, एक ग्राउंड पे है और एक टॉप पे बैठा हुआ है। एक दोनों ने क्या किया सेम टाइम पे, एक ने यहां से ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, दूसरे ने यहां से नीचे की ओर फेंका। सेम टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, जिस टाइम पे यहां से फेंका गया उसी टाइम पे वहां से नीचे डाला गया। तो ये पूछा गया क्वेश्चन में कि कितनी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे और किस हाइट पे। मतलब जब आपने यहां से फेंका उसी समय वहां से नीचे आया, तो इन दोनों को क्रॉस होने में, एक दूसरे क्रॉस होने में कितना टाइम लगेगा और किस हाइट पे करेगा। कंडीशन ये है कि जब आपने नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट को फेंका है तो उस कंडीशन में इसका जो u है इनिशियल वेलोसिटी, नीचे से फेंकने के लिए कोई वेलोसिटी चाहिए 25 मीटर पर सेकेंड, और आपको पता है कि g की वैल्यू इसमें -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। इसमें आते हैं तो इस केस, और v तो हमेशा 0 ही रहेगा नीचे से ऊपर वाले केस में। ऊपर से नीचे में u आपका 0 रहेगा और v तो जो नीचे आते हैं उसको पता ही नहीं क्या रहेगा, और g हमेशा 10 रहेगा क्योंकि टुवार्ड ग्राउंड आ रहा है तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना। हमें पूछा गया कितने हाइट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा और कितनी देर के बाद। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो अपवार्ड हम भेज रहे हैं जिसे h1, इसका हाइट निकाल, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस कंडीशन के अनुसार। ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर होता है। u तो हमारा इसमें है 25t प्लस में हाफ इंटू में -10 t स्क्वायर, ये कट के आ जाएगा 25t तो है माइनस में 5t स्क्वायर, ये हमारा आ गया। और अब लेते हैं डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे आ रहा स्टोन या जो भी ऑब्जेक्ट है, इसमें h2 निकाल लेते हैं इसका। ये होता है ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर। देखिए u तो इसमें 0, t तो इंटू में रहेगा तो 0 ही हो जाएगा, हाफ इंटू में 10 t स्क्वायर, ये क्या हो गया 5। तो हमारे पास h2 क्या आ गया 5t स्क्वायर। तो ये इसने h1 डिस्टेंस कवर किया, उसने h2 डिस्टेंस, दोनों ने क्रॉस कर लिया, तो इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस प्लस होके 100 ही होना चाहिए। इसका मतलब है h1 प्लस में h2 इक्वल टू 100 के बराबर होगा। h1 है 25t माइनस में 5t स्क्वायर और प्लस t2 है 5t स्क्वायर, ये 100 के इक्वल, ये और ये कैंसिल, तो t हो जाएगा 100 अपॉन में 25 कट के आ जाएगा 4 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। अब निकालना है किस हाइट पे करेगा। तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, जो t निकला है वो हम इसमें डाल देते हैं h2 में, यानी कि जो ऊपर से नीचे आ रहा है h2 में डालेंगे, तो h2 हमारा क्या है 5t स्क्वायर, तो 5 इंटू में 4 का स्क्वायर दैट इज 80 मीटर। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने वाला ऑब्जेक्ट 80 मीटर क्रॉस करेगा। मान के चलो 80 मीटर यहाँ है,
ये 80 मीटर है ऊपर से नीचे की ओर, तो नीचे से कितना हो जाएगा, इतना क्या बचेगा 20 मीटर, क्योंकि टोटल तो 100 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द हाइट ऑफ 20 मीटर, ग्राउंड से हम हाइट मेजर करेंगे, तो एट द हाइट ऑफ 20 मीटर द ऑब्जेक्ट या द स्टोन क्रॉस ईच अदर। तो हाइट हमारी आ गया 80 मीटर, देयरफॉर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द ग्राउंड 100 माइनस 80 इक्वल टू 20 मीटर एट द हाइट ऑफ 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर की हाइट पे दोनों एक दूसरे क्रॉस करेगा। कितनी देर के बाद, तो 4 सेकंड के बाद। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ। अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन भी हो तो हम करा दें आपका। और तो कोई क्वेश्चन खास है नहीं, उम्मीद है एक चलते हैं यहां से ले लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? अब यहां पे क्वेश्चन है, द वॉल एनसीईआरटी का ही है, लास्ट है 21st क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है एनसीईआरटी में से, ध्यान रखिएगा इसका। पेज नंबर है आपका 145, हाँ 145 पेज नंबर है, अपना ध्यान रखिए, न्यू वाली बुक में है। क्वेश्चन है the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube if the density of water is 1 gram centimeter cube. Find substance float or sink. आपसे पूछा गया कि सब्सटेंस सिंक करेगा फ्लोट करेगा, तो हम एक बार देख लेते हैं कि सारी चीजें हमें दिया हुआ है ग्राम में और सेंटीमीटर में, तो इसका आंसर भी अगर ग्राम में होगा तो हम इसी पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूछा गया सिर्फ सिंक और फ्लोट की बात है। एक काम करते हैं हम सब में, वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस और इफ द डेंसिटी इज दिस, इसका डेंसिटी क्या निकलेगा पहले ऑब्जेक्ट का, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है 50 ग्राम, मैं अभी केजी वगैरह नहीं कर रहा, सब कुछ ये भी ग्राम सेंटीमीटर में है तो इसलिए मैं ग्राम सेंटीमीटर ही छोड़ देता हूं। ये क्या आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट सिंक, अभी पढ़ा था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, ऑब्जेक्ट इज सिंक इन वाटर। उम्मीद है ये वीडियो से आपको समझ में आ गई होगी। मैंने मास एंड फर्स्ट वीडियो में मैंने ग्रेविटेशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब करवा दिया था। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड कंपेयर किया था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ से 1/6 था। दूसरे सेकंड वीडियो मैंने मास एंड वेट से लेके आपका लास्ट तक करवा दिया। ये ग्रेविटेशन के 2 वीडियोस मैंने बनाए जिसमें आपके पूरे चैप्टर को कवर अप कर दिया है। उम्मीद है आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, मेरी पढ़ाई जो है पढ़ाया हुए चीजें समझ में आते होंगे। अगर समझ नहीं आते तो आप मुझे कुछ सुझाव दे, बताएं कि हाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मैं किस चीज को और सुधार दूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा आसानी हो सके। क्योंकि अभी तो चलो हाफ ईयरली है, फाइनल आने में भी हमारे पास टोटल 5 महीने का टाइम लगभग बचा हुआ है। तो जब आप 5 महीने का टाइम बचा हुआ है तो हम इस 5 महीने में अपने आप को और ज्यादा स्टेप अप तो कर ही सकते हैं और ज्यादा ग्रोथ भी कर सकते हैं अपनी नॉलेज में, अपनी पढ़ाने के स्किल में। आप लोग हमें सजेशन दिया करें कि कहाँ पे क्या कमी रह जाती है ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और मैं आप लोग आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें मेरे कंटेंट को ताकि और भी बच्चे उसे पढ़ सके जिन्हें प्रॉब्लम होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने में या जिनको प्रॉब्लम है किसी और तरह की, तो आसानी से हम यहाँ पढ़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर करें हमसे और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारे चैनल ग्रो हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।